हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों का कहें करीब एक सप्ताह से दोस्त क्विज स्थगित था, थोड़ा सरस्वती पूजा को लेकर या कुछ और भी कारण के वजह से स्थगित रहा। उसके बाद में कमबैक फिर हम लोग वापस उसी जोर, उसी जुनून और उसी हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज के मेरा क्वेश्चन रहेगा घटना चक्र के बायोलॉजी से। कहाँ से बाबू? घटना चक्र के बायोलॉजी से। सुनेगा, स्तनधारियों में श्वसन होता है। जो भी मैमल्स है, यानी स्तनधारी किसे कहते हैं? जो बच्चे का जन्म देती हैं। तो स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा। फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा स्तनधारियों में श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है बाबू? तो गिल्स के द्वारा। ठीक। अच्छा, अगर पूछे कि जो जोंक होता है या नेरिस जो होता है, यानी एनिलिडा वर्ग के जो होता है, उसका श्वसन किससे होता है? तो क्लोन से, यानी त्वचा से। ठीक। श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? यानी अगर श्वसन क्रिया में वायु में कौन सी ऐसी घटक होती हैं जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन जितना आप इनहेल कीजिएगा उतना ही आप एक्सहेल कीजिएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी जितना आप इनहेल कहने का मतलब है कि आप जितना इनहेल लीजिएगा ऑक्सीजन, जितना अंदर अपने शरीर में अंतः श्वसन कीजिएगा, उसके बाद में उच्छ्वासन भी यानी निश्वासन भी उतना ही कीजिएगा। तो नाइट्रोजन क्या है? जितना लीजिएगा उतना ही बाहर छोड़िएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प इस सब की मात्रा बढ़ घट जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बात करें तो हम लोग लेते हैं 0.03%, लेकिन छोड़ते हैं 0.5%। कितना? 0. हाँ, देखिए 78% नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं, 20% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। उच्छ्वासन की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा 78% छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 15.7% छोड़ते हैं। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, 15.7% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लेते हैं, 3.6% छोड़ते हैं। जलवाष्प कितना लेते हैं श्वसन में बाबू? 0.5%। छोड़ते हैं कितना? 6.2%, यानी 6.2% क्या करते हैं हम लोग? जलवाष्प निष्कासित करते हैं। अच्छा सर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किसके माध्यम से होता है? तो देखिए, फुफ्फुस के द्वारा यानी फेफड़े के द्वारा, उसके बाद में रक्त के द्वारा, और उसके बाद में ऊतक के द्वारा। उसके बाद में यानी सबसे अधिक फुफ्फुस के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, उसके बाद में रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा, उसके बाद में टिश्यू यानी ऊतक के द्वारा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो एल्वियोली, यानी फेफड़ा जो है बाबू, उसमें गैसीय विनिमय का स्थल यानी गैस आदान प्रदान कहाँ से होता है बाबू? तो एल्वियोली से। कहाँ से? एल्वियोली से। ठीक है। देखिए, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यानी एल्वियोली में क्या होता है कि गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती हैं, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। जब रक्त ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। यानी जब ब्लड में ऑक्सीजन की गति कमी होगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो श्वसन की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी दौरान क्या होता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं, क्या करते हैं? दौड़ते हैं तो हम लोग के क्या होता है? श्वसन की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है। इसीलिए धावक को ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज लेने से क्या होता है कि आपके जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है ब्लड में, या ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर में है वह क्या रहता है? परिपूर्ण बना रहता है, जिससे आपको जल्दी हाँफी नहीं आएगी, या ज़्यादा आप हाँफेंगे नहीं। हाँफेंगे मतलब कि भोजपुरिया में कह रहे हैं दोस्त, श्वसन की गति तीव्र होना, उसी को भोजपुरिया में कहते हैं हाँफना। हाँफी कहते हैं, हाँ, हाँफी। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती हैं? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर ब्लड में घुल जाएगा, यानी ब्लड माने रक्त में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाएगा तो उसमें क्या करेगा बाबू कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है हो? तो देखिए एटीपी से एडीपी, अगर एटीपी से एडीपी में चेंज होगा, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, से अगर एटीपी से एडीपी में चेंज होगा यानी एडिनोसिन डायोफॉस्फेट, एडिनोसिन डायोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट से अगर एडिनोसिन डायोफॉस्फेट में चेंज होगा तो वह क्या होगा? अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा, यानी शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा जो है शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। सुनिएगा, फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन अंग है जो कि ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर में उच्छ्वासन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित होता है। ठीक है। अब आइए परिसंचरण तंत्र। कौन बाबू? परिसंचरण तंत्र। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? 72 बार। अच्छा सर, 1 मिनट में कितने बार हम लोग श्वासन लेते हैं? श्वास कितने बार छोड़ते हैं, लेते हैं? 14 से 18 बार। कितना? 14 से 18 बार। चलिए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है तो हृदय में, यानी हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है। हृदय स्पंदन कैसे बाबू? हाँ, यानी हृदय जब संकुचन या शीतलन होगा ना हृदय में, तो क्या होगा कि उसमें विद्युतीय तरंग निष्पादित होता है जो उपजती है तो हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं तो हृदय के बराबर, यानी मानव कलाई में नाड़ी का स्पंदन जो होता है ना बाबू, वह हृदय के बराबर होता है। नाड़ी में स्पंदन कितना होता है? हृदय के बराबर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है। कुल मानव शरीर के भार के 7 से 8% तक का होता है ब्लड रहता है, अब बाकी 70 से 80% तक जल रहता है। क्या रहता है? जल रहता है। रेस्ट जो होता है बाबू, वह क्या रहता है बताइए? जो रेस्ट रहता है वह खनिज लवण ये सब रहता है। एक सामान्य 70 kg भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो निकाल लीजिए 70 के कितना? 7%, 7 49, करीब 4.9 kg होगा। नहीं, रक्त देखिए, रक्त होता है तो एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है बाबू? तरल संयोजी ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। यानी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। नहीं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन के रक्त कैसा होता है? रंग उसका कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। ठीक है, यानी मानव रक्त में पाया जाने वाला, ठीक है, हाँ, यानी रक्त का रंग जो होता है लाल, वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन कैसन होता है? लाल रंग। जब पनिया में लाल का रंगवा घोरिएगा तो पनिया भी क्या हो जाएगा? लाले हो जाएगा। तो हुआ किसके वजह से? रंगवा के चलते। तो वैसा ही ब्लडवा कब ना चलते? हीमोग्लोबिनवा के चलते। ठीक है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुनिए, यह लाल रंग का होता है। सही है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक है। बिल्कुल सही है कि फेफड़ा से कोशिकाओं तक क्या करता है? रक्त का आदान प्रदान कराता है। ठीक है। यह कुछ अम्लीय होता है ना साहब? कैसे? रक्त तो 7.4 होता है। आपसे क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ, मानव शरीर का पीएच मान, यानी मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.8 के बीच होता है। 7.4 से 7.8 के बीच होता है मानव शरीर का पीएच मान। ठीक है। हाँ, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। अब ऊतक से फेफड़ा तक कैसन पहुंचाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल सही है ये सब, लेकिन अम्लीय होता है। यह क्या है बाबू? गलत है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सुनिए,
रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुधिर वर्णिका के संबंध में तो सुनिए, रुधिर वर्णिका में क्या है, तो इसमें लोहा होता है। वर्णिका माने जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्या करता है सर, तो यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है, यानी वाहन करता है, बिल्कुल सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है बाबू, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे की विद्यमानता होती है, तो मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में लोहे की विद्यमानता होती है, यानी विद्यमान होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बताइए, तो केंचुआ। केंचुआ में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका वह जो है जीव द्रव्य में विलय हो जाता है, एकदम विलीन हो जाता है। इसीलिए केंचुआ को आप ऐसे फाड़िएगा ना तो उसमें ब्लड नहीं, उजला निकलेगा, ब्लड नहीं निकलता है। समझ में आ गया, या पानी जैसा उजला होता है केंचुआ में। केंचुआ आप लोग देखे हैं, मछली मारने वाला ऐसे क्या करता है कि ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बंसी में केंचुआ फंसा के, चारा उसको भोजपुरी में बोलते हैं, बस मटिया में से इतना लंबा लंबा निकलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। ऐसे बंसिया में फंसा के, हाँ बंसिया में फंसा के ऐसे क्या करता है, मछलिया को बजा के मछली मारता है, और वह मछलियाँ खाने के लिए आती हैं, बस आप उसको ले जाती हैं। अब सोचिए आप कितना है, हाँ ठीक है। आइए, समझ गए ना दोस्त, तो वही होता है केंचुआ। आइए, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं, हाँ तेलचट्टा में भी कैसा रंग होता है, वाइट रंग होता है, बहुत सुंदर। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग कैसा होता है बाबू, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अच्छा देखिए, मनुष्य में केंद्रक विहीन तथा इसकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख क्यूबिक एमएम रक्त होती हैं। यानी अगर कहेगा कि आरबीसी की संख्या मनुष्य में कितना होता है, तो 54 लाख होता है मेल में, अब फीमेल में 48 लाख होता है आरबीसी की संख्या। ये पूछा है पेपर में दरोगा के, ठीक है। शरीर में ये गैसों का परिवहन का कार्य करती हैं, शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है बाबू, तो यह सारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। एक मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। 120/120 क्या होता है, सिस्टोलिक, और नीचे वाला डायसिस्टोलिक। इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है, यानी रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है बाबू, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या किया जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक का रेशियो कितना होता है, तो 120/80। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है, तो मरकरी से। Hg मतलब मरकरी, यानी पारे के दाब। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसलिए बूढ़ आदमी जल्दी बिजुक जाते हैं। बिजुकना मतलब दोस्त होता है गुस्सा कर जाना, इसको हम लोग भोजपुरिया में बिजुका बोलते हैं, बिजुक गिलन बाबा, ठीक है। तो बूढ़ बाबा जो होलन ना, तो जल्दी गरमा जी जा, काहे चिड़ जी जा, काहे कि वो लोग के बीपी क्या हो गई, हाई बा, ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है क्या बाबू, तब वायुमंडलीय दाब से अधिक, यानी रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर कम हो जाए तब क्या होगा, रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से, तब नस भी फट जाएगा, नस फट जाएगा, ब्लड बाहर आ जाएगा, शरीर में कुछ नहीं बचेगा, फिर आप भी घोलट जाइएगा। निम्न रक्त में सर्वात्रिक यानी यूनिवर्सल डोनर, इसको इंग्लिश आसान है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बाबू रक्त समूह में, तो O नेगेटिव, O माइनस। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, तो O माइनस। सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, O-। अच्छा जी सुनिए, AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सब तो आप लोग पढ़े हैं ना, ठीक। चलिए दोस्त अब आगे बताते हैं। चलिए,
क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था बाबू? तो अभिनव भारत के स्थापना जो है ना बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने? बी.डी. सावरकर ने। कब? 1904 में। और स्थान कहाँ पर बाबू? तो नासिक, महाराष्ट्र में। तो यह कई बार पूछा है कि अभिनव भारत संस्था का गठन कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर बाबू? तो नासिक में। और किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। अच्छा, इससे पहले मित्र मेला, ठीक है, बी.डी. सावरकर यानी इनको विनायक दामोदर दास सावरकर के नाम से जाना जाता है। 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यानी मित्र मेला का ही नाम बदल कर क्या रख दिया गया बाबू? अभिनव भारत। मित्र मेला के गठन कब हुआ था? 1899 में। और खुद बी.डी. सावरकर ने ही उसका गठन किए थे, स्थापना किए थे। और यहीं आगे चलकर गुप्त संस्था अभिनव भारत में क्या हो गया? चेंज हो गया 1904 में। अभिनव भारत में कौन से संबंधित है बाबू? तो बी.डी. सावरकर। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर ने। कब? 1899 में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर बाबू? महाराष्ट्र में। 1904 में इसमें खुद लिखा है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो नासिक में। निम्नलिखित में से किसे, नासिक किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो नासिक जो है प्याज और अंगूर के लिए, ठीक है। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर के लिए भी नासिक प्रसिद्ध है। वहाँ पर जाइएगा तो प्लास्टिक में छिला हुआ अंगूर 10 रुपये में मिलेगा, हाथाना। छील के अंगूर माने निकालल हुआ बीज सहित बिकाता है वहाँ पर। ऐसे प्लास्टिक में, जैसे बादाम आपको नहीं मिलता है छीलल बादाम, तो इसी तरीक़े से ऐसे प्लास्टिक में बांध कर 10 रुपये में लीजिए जी अंगूर जी, लीजिए। आइए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो बी.डी. सावरकर। सुनिए, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस की स्थापना किया था? तो 1925 में। 1900 हेडगेवार यानी केशव बलिराम हेडगेवार ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना कहाँ किए थे? नागपुर में 1925 में। 1925 में। कहाँ पर बाबू? नागपुर में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, ठीक है। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। यानी बी.डी. सावरकर के बारे में सुनिएगा, उसने अभिनव भारत संस्था के गठन किए थे। कब हो? तो 1904 में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। किसने? बी.डी. सावरकर ने। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, बी.डी. सावरकर, बिल्कुल सही। इसने ही बी.डी. सावरकर ने ही 1857 के क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहा था। किसने? बी.डी. सावरकर ने। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, बिल्कुल सही है ये भी बात, ठीक है। यानी ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए उसने चलते जहाज से कूद पड़े थे, बी.डी. सावरकर, ठीक है। सुनिए, ये कहाँ का घटना है? तो 1910 को जहाज मार्सेले से बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। जहाज से कूद गए इंग्लैंड में, लेकिन पुनः उनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, चलते जहाज से कूद गए। निम्नलिखित में से किसने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था? तो पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति की स्थापना कब? 1902 में। 1902 में। किसने? पी मित्रा ने। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं, तो ध्वनि के बहु परिवर्तन के द्वारा, ध्वनि के बहु परिवर्तन के द्वारा, यानी ध्वनि के परिवर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्वनि कैसी तरंगे है बाबू? तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि को कभी ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, यानी ध्वनि को कभी ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ध्रुवित कहने का मतलब होता है बाबू, उसको मोड़कर किसी एक खास दिशा में भेजा नहीं जा सकता है। प्रकाश को मोड़ करके आप किसी खास डायरेक्शन में भेज सकते हैं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेज सकते हैं, बट ध्वनि को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की जरूरत
ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकते। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ होता है। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश कैसी तरंगें हैं? आइए, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। कोई दिक्कत है? यानी 2 धड़कनों के बीच हृदय क्या करता है? आराम करता है। यानी धड़क गया, दिल धड़कता है ना, तो दिल धड़का और फिर फड़का, दोबारा धड़का, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो शांति सुकून मिला उसको, उसी को कहते हैं 2 धड़कनों के बीच हृदय क्या कर लेता है? आराम कर लेता है। आज पता चला ना जी। देखिए, हृदय एक मांसल तंत्र है। हृदय कैसा है बाबू? एक मांसल तंत्र, एक मुट्ठी के आकार का है, ठीक। सामान्यतः एक वयस्क में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय। हृदय के 2 धड़कनों के बीच आराम करता है हृदय। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम काल कहलाता है या शिथिलन काल कहलाता है। यानी हृदय के 2 संकुचन हुआ ना, फुच फुच, अब दोनों के बीच का जो काल हुआ, जितना समय लगा, उसी को क्या कहते हैं? शिथिलन काल। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। हृदय संकुचन के बीच धमनियों में जो रक्त भर जाता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। जैसे एक ऐसे संकुचन किया, उसके बाद में जो रक्त उसको छोड़ा फिर, और जो रक्त भरा, तो उसी को शिथिलन रक्तचाप कहते हैं या विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित है? तो टांगों में दर्द। अरे बाप रे बाप, टांग में दर्द होगा ना तो हार्ट अटैक का संकेत है। का ये मौसा ई क्या कोई लो, यानी समझिए कि अब लड़का लड़की अगर ये पढ़ जाए क्वेश्चन आ पैर में दर्द कबर जाए तो वो आधा पागल हो जाएगा, कहेगा कि सीधा कहाँ हार्ट अटैक मारी रे माई, जल्दी दबाओ हमारा के गोड़ हाथ, आ दिलों पर मार तनी मनी ऐसे धक 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 ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि सूती कम दौड़ी जाते, ठीक है। हार्ट अटैक आने का संकेत है। अगर टांग में दर्द होगा ना तो हार्ट अटैक का क्या है बाबू? संकेत है। या विटामिन B1 के कमी के कारण हार्ट अटैक आता है। किसके कमी के कारण? B1 के कमी के कारण, ठीक है। B1 के अधिकता से बोलो कि B1 के कमी के कारण, B1 के कमी से क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। सुनिएगा, सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलना, घबराना, बाह में दर्द, झंझनाहट, पैर में झंझनाहट, ठीक है, इत्यादि लक्षण हार्ट अटैक है, हृदय रोग से संबंधित है। जबकि टांगों में दर्द होना हृदय घात से संबंध अरे नहीं है। जैसे टांग में दर्द होगा ना तो वो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। हम नहीं पढ़े, यह 16 पढ़ लिए। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि अगर सीना में दर्द होगा तो समझिए कि हार्ट अटैक आने वाला है। बाह में दर्द आएगा या झंझनाहट आएगा तो पसीना आएगा एवं जी मचलेगा, घबराएगा, तो समझिए कि हार्ट अटैक का। लेकिन टांग में दर्द होगा ना तो ना आप सुकून से जिए, ठीक है, वो नहीं है। टांग में अगर दर्द होगा तो वो नहीं है हार्ट अटैक का निशान, ठीक है। मोटापा, अगर शरीर आपका मोटापा है, उच्च तनाव, अगर खूब डिप्रेशन में आप हैं और धूम्रपान कर रहे हैं, गांजा बीड़ी सिगरेट ढकेल रहे हैं, स्थानबद्ध जीवन शैली, स्थानबद्ध यानी खूब अगर बंधल, खूब एक ही जगह पर ना, जैसे कहने का मतलब है कि घूम फिर नहीं रहे हैं, आप पूरा एक ही कमरा में हैं आप, तभी हार्ट अटैक का ये कारण है। वसा युक्त आहार, मार खूब घी चबा रही हैं, माँ के घायल बा घरे घी हमार खाता रोटी में लपेट के तो मार दे हार्ट अटैक, ठीक है। वसा की मात्रा बढ़ेगा, घी से क्या होता है? वसा सबसे ज़्यादा, अब वसा की मात्रा बढ़ेगा, हार्ट अटैक मारेगा। तो इसीलिए क्या कहता है कि जब भी हार्ट अटैक वाला आदमी के कभी सुनिएगा कि चिकना चीज़ नहीं खाने का, वसा युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने का, बिल्कुल रुखड़ा चीज़ खाना, छनाऊ चीज़ नहीं खाने का, बैंगन नहीं खाने का। हृदय में कितने कक्ष होते हैं बाबू? 4, ठीक।
सुनिएगा, हृदय घात यानी हार्ट अटैक का सटीक लक्षण क्या है? तो सुनिए, जी मचलना, तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना, ठीक है, लेकिन सिर में दर्द होना यह हार्ट अटैक का सिंबल नहीं है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में, बताइए। पटना में एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है बाबू? तो सचिंद्र नाथ सन्याल की ही बंदी जीवन। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। अनुशीलन समिति का क्या उद्देश्य था? तो खून का बदला खून। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बारिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से बारिंद्र कुमार घोष। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, यानी क्रांतिकारी 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह के आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा हुई, जिससे देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। बाबू, घटना है 1897 के, ठीक है। प्लेग अधिकारी 1897 के चापेकर बंधुओं ने क्या किया था कि प्लेग जो कमेटी के अध्यक्ष थे ना, रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने, जिससे आरोप लग गया किसी और पर। काम कोई और किया, आरोप किसी और पर, जिससे क्या हो गया था कि इनको 18 माह के सजा हो गया था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। और तब जाके इनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। मुजफ्फरपुर भी बड़ी ऐतिहासिक जगह है। लंगट सिंह कॉलेज वहाँ का बड़ी ऐतिहासिक कॉलेज है। कहाँ के? लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के। उसका बिहार के इतिहास में पढ़ने को है, देश के इतिहास में आपको पढ़ने को है। लंगट सिंह कॉलेज। हाँ, ये लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था 1856 में। ये भी मुजफ्फरपुर हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बहुत ऐतिहासिक जगह है। हाँ, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या किया था? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। कब? 1908 में। वह किससे संबंधित था? प्रफुल्ल चाकी। इसमें क्या हुआ था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या किया था 1908 में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र मामला कब आया था बाबू? 1908 में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। यानी 39 व्यक्ति में 17 लोगों को सजा हुई थी, जिसमें अरविंद घोष के भी क्या हो गया था? रिहा हो गया था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस मामला कब हुआ था? 1908 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। 1928 में क्या हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका कि भगत सिंह 1928 में किए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जबकि इसका स्थापना कहेगा ना कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और जोगेश चंद्र चटर्जी एवं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर? 1931 में मार दिया गया। 1931 चंद्रशेखर आज़ाद के। हिंदुस्तान रिपब्लिक भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था? 1931 में। 1908 में किसका मृत्यु हुआ था? खुदीराम बोस की। बहुत सुंदर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर किया था बाबू? कहाँ पर की गई थी?
तो कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना 1924 में कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं थे, न तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब थे। ठीक है। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो ऐ वतन हम तो सफ़र करते हैं। अरे क्या बात है साहब, क्या क्या बात है। वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अरे क्या बात है साहब, वाजिद अली शाह ने यह बात कहा था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे से सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। नहीं, 8 डाउन 10 आ रही थी। काकोरी यूपी में लूट लिया गया 9 अगस्त 1925 को यह घटना। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूं ही वीडियो को दुलार प्यार देते रहिए, बरसाते रहिए, एकदम बरसात कराते रहिए। मौसम बनाया है, इसी मौसम का आनंद लीजिए। बसंत ऋतु का मौसम है, अब लगातार क्यूज चलेगा। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।